हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है, आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर 5 के एमसीक्यू का, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बर्नियर भारत कब आया था? बर्नियर भारत कब आया था? इसका सही आंसर है 1656। बर्नियर जो है 1656 में भारत आया था। उस समय भारत के जो मुगल बादशाह थे वो थे शाहजहाँ। दूसरा प्रश्न है, बर्नियर किस देश का निवासी था? बर्नियर, जिसका पूरा नाम फ्रांसवा बर्नियर, बर्नियर जो है किस देश का निवासी था? ये फ्रांस का निवासी था। बर्नियर फ्रांस देश का निवासी था। और बर्नियर भारत कब आया था? 1656 में बर्नियर भारत आया था। चलिए अगली कड़ी में अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था? उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो उज्बेकिस्तान से भारत आया था आपके अल बेरूनी। अल बेरूनी जो है उज्बेकिस्तान से भारत आया था। इसी कड़ी में अगला प्रश्न, निम्न में से किस यात्री का संबंध मोरक्को से था? मोरक्को वर्तमान में कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। मोरक्को से किस यात्री का संबंध है? तो मोरक्को से आया था आपके कौन? इब्न बतूता। मोरक्को से आया था इब्न बतूता। अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था? अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था? तो अल बिरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। कब हुआ था? इसका आंसर राइट हो गया डी। अल बिरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। अगला छठा प्रश्न, अल बिरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद, जिसका दूसरा नाम मिलता है तहकीक ए हिंद, उसकी भाषा कौन सी है? अल बिरूनी ने जो बुक लिखी थी किताब उल हिंद, अपना जो यात्रा वृतांत वृतांत लिखा था किताब उल हिंद में, उसकी भाषा कौन सी थी? तो उसकी भाषा थी आपके अरबी भाषा। अल बिरूनी ने जो किताब उल हिंद है वो कौन सी भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में, जिसका दूसरा नाम मिलता है तहकीक ए हिंद। क्या नाम है? तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, जिसका दूसरा नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद और ये अरबी भाषा में लिखित है। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? 80 अध्याय हैं इसमें, टोटल 80 अध्याय। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा में लिखित है रिहला, एक पुस्तक है रिहला। रिहला के लेखक कौन थे? रिहला पुस्तक ये भी अरबी भाषा में लिखित है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके इब्न बतूता। और इब्न बतूता अभी हमने पढ़ा कौन से देश से आया था? मोरक्को से भारत आया था। और इसने अपना जो यात्रा वृतांत है वो रिहला नामक पुस्तक में लिखा और इसकी भाषा है अरबी। अगला प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? मुगल काल के समय भारत आया था, अभी हमने इसकी चर्चा की थी, शाहजहाँ के काल में आया था 1656 ईस्वी में। हाँ, तो ये कौन है? वही बिल्कुल आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, बर्नियर इसका सही आंसर है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है बर्नियर की रचना है। यह 1656 में भारत आया था। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है। और जब इब्न बतूता भारत में आया था, सिंध में आया था, उस समय सिंध भारत का ही हिस्सा था। और उस समय भारत में जो है तुगलक वंश का शासन था। तो इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में। बिल्कुल सही आंसर है 1333। निम्न में से हटीला यात्री किसे कहा जाता था? हटीला यात्री बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ा रहता था। 22 साल की, मात्र 22 साल की उम्र में जो है अपने घर से निकल गया था। और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में शुरुआत में लिखा है कि इसने तुलना की है खुद की कि जब एक घोंसले से पक्षी किस तरह निकलता है, घोंसले से जिस तरह पक्षी निकला है उसी तरह मैं जो है अपने घर को छोड़कर जो है विदेश यात्रा के दौरे पर निकला। तो ये हटीला यात्री कौन था? हटीला यात्री किसको कहा जाता है? हटीला यात्री बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप, इब्न बतूता को जो है हटीला यात्री कहा जाता है, कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा? बर्नियर अभी हमने बात की थी पहले, बर्नियर जो है 1656 में भारत आया था। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? शाहजहाँ। हाँ, तो बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा? और ये भारत में रहा था 12 वर्ष। कितने वर्ष रहा था? ये भारत में रहा था 12 वर्ष। 1656 में भारत आया और 1668 तक ये भारत में रहा। तो टोटल कितने साल हो गए? टोटल जो है 12 साल ये बर्नियर भारत में रहा था। इब्न बतूता को भारतीय उपमहाद्वीप में जो दो वानस्पतिक उपजाएं विचित्र लगी वे कौन सी थी, है ना? दो कौन से ऐसे वनस्पति हैं, पेड़ पौधे कौन से हैं दो, जिनके बारे में जो है उसे विचित्र लगी, उसने जो है पहले नहीं देखे थे? कौन से दो थे? बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप,
नारियल तथा पान, नारियल और पान के बारे में उसने कहा है कि मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ। बिल्कुल सी आंसर राइट है इसका। इब्न बतूता ने भारत के किस शहर को सबसे बड़ा बताया? इब्न बतूता ने जो है भारत के किस शहर को सबसे बड़ा बताया? तो इसका सही राइट है आंसर है दिल्ली। दिल्ली के बारे में इसने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है कि दिल्ली जो है अधिक क्षेत्र में फैला बहुत ही अधिक जनसंख्या वाला शहर था, है ना। और इसके जो है 11 हाथ चौड़ी दीवार है इसके चारों ओर, 11 हाथ चौड़ी। इस प्रकार दिल्ली का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है इसने। जो है दिल्ली का जो शहर है वो नीचे से ईंटों से बना है और ऊपर से जो है ये आपके नीचे से पत्थरों से बना है और ऊपर से ईंटों से बना हुआ है। इस प्रकार दिल्ली के बारे में इसने बहुत कुछ, इस दिल्ली के दरवाज़ों के बारे में भी ज़िक्र किया है कि दिल्ली में जो है 28 द्वार बने हुए हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्न में से कौन सा यात्री भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से अत्यधिक प्रभावित हुआ? इसने जब यहाँ भारत आया तो देखा कि डाक प्रणाली जो है, जो संचार प्रणाली है, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सूचना पहुँचानी हो, उसका जो है मूल्य पहुँचाना हो, तो वो बहुत ही जल्द से जल्द पहुँच जाता था। 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, एक डाक व्यवस्था आपके पैदल डाक व्यवस्था और दूसरी अश्व डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था को इसने कहा कि ये उलुक के नाम से जानी जाती थी, उलुक। और जो दूसरी पैदल डाक व्यवस्था है वो दावा के नाम से जानी जाती थी। तो वो कौन सा यात्री है जिस जो है भारत की डाक प्रणाली को देखकर अचंभित हो गया, एकदम मतलब अत्यधिक प्रभावित हुआ, आश्चर्यचकित रह गया, वो यात्री था आपके कौन? वो यात्री था आपके इब्न बतूता। डाक प्रणाली से जो है भारत की डाक प्रणाली, संचार प्रणाली से ये अत्यधिक प्रभावित हुआ, आश्चर्यचकित हो गया भारत की डाक प्रणाली को देखकर। इसने ये वर्णन किया है कि मैं सिंध से दिल्ली तक मैंने यात्रा की तो मुझे 50 दिन लगे। वहीं इसी जो है पैदल डाक व्यवस्था से, अश्व डाक व्यवस्था से भी तेज है पैदल डाक व्यवस्था। इसने बताया कि पैदल डाक व्यवस्था के माध्यम से जो है मात्र 5 दिन में सिंध से दिल्ली जो है डाक पहुंचाई जा सकती थी, पहुंचाई जा रही थी। मैंने खुद जो है इसका इसने खुद वर्णन किया है अपने यात्रा वृत्तांत में। तो इब्न बतूता इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि पर निजी स्वामित्व के अभाव को बहुत बड़ी बुराई किसने माना? निजी स्वामित्व, भारत की जो भूमि है उस समय वो यात्री आया था, मुगल काल में भारत आया था। अब तक आप उसका नाम जान गए होंगे। मुगल काल में आया था, उसने कहा कि यहाँ पर जो भूमि है, जो ज़मीन है, जो खेत है, उस पर मालिकाना हक जो है किसान का नहीं है, वो किसका है? मुगल बादशाह का है, यानी राज्य का है। तो इसने जो है भूमि पर राज्य का जो स्वामित्व माना है, स्वामित्व है, वो उसको बहुत बड़ी बुराई माना है ना। राज्य के लिए भी संकट माना है और राज्य की समृद्धि के लिए भी खतरा माना है ना। राज्य इससे प्रगति नहीं करेगा। तो भूमि का जो है निजी स्वामित्व यानी कि किसान का खुद का स्वामित्व नहीं था, इस किसान के खुद के स्वामित्व को अभाव मानकर इसने जो है इसे बहुत बड़ी बुराई माना। यानी कि भूमि पर जो है स्वामित्व किसका होना चाहिए? किसान का स्वामित्व होना चाहिए। तो इसने जो है कहा था कि भूमि पर स्वामित्व मुगल काल में किसके पास था? भूमि पर अधिकार राजा के पास था, यानी कि मुगल बादशाह के पास था, राज्य के पास था। तो वो यात्री आप पहचान गए होंगे। मुगल काल में तो यही बर्नियर आया था, शाहजहाँ के काल में 1656 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 16वां, बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को क्या नाम दिया? बर्नियर जब आया यहाँ पर तो मुगलकालीन शहरों को क्या नाम दिया? इसने मुगलकालीन शहरों को नाम दिया शिविर नगर। इसने कहा जब भी राजा किसी नगर में जाता, अपना शिविर लगाता, अपना राज दरबार लगाता, राज दरबार लगाता तो प्रजा बहुत सारी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती। जब तक राज दरबार है वहाँ पर तब तक वो है नगर, और जैसे ही राज दरबार वहाँ से खत्म हो जाता तो वो नगर का भी अस्तित्व खत्म हो जाता। यानी इसने कहा कि जो है शिविर नगर, शिविर शिविर के होने से ही वो नगर है, और यदि शिविर वहाँ से हट गया तो वो नगर का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार जो है इसने मुगलकालीन शहरों को, नगरों को क्या नाम दिया? शिविर नगर नाम दिया। मुगलकालीन शहरों को क्या नाम दिया? शिविर नगर नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी। इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, है ना। तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके शासनकाल में भारत आया था। बिल्कुल। और ये कब आया था? 1333 में। हमने कहा था ना 1333 में जो है ये सिंध पहुंचा। सिंध उस समय भारत का ही हिस्सा था, सिंध पहुंचा था 1333 ईस्वी में। अगला प्रश्न ले लेते हैं, किताबुल हिंद पुस्तक कितने अध्यायों में विभाजित है? किताबुल हिंद, जिसका हमने दूसरा नाम देखा तहकीक हिंद, किताबुल जो हिंद है, किताबुल हिंद, ये कितनी अध्यायों में, कितने पाठों में विभाजित है? तो
यह है आपके 80 पाठों में विभक्त। कितने पाठों में विभक्त? 80 अध्याय जो है इसमें है। किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं? किताबुल हिंद में जो है 80 अध्याय हैं। बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप, शुरुआत में मैंने जिक्र किया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार सिंध से दिल्ली तक की यात्रा कितने दिन में पूरी होती थी? जब हमने इस डाक व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे उसी समय हमने चर्चा की थी कि जो है डाक व्यवस्था के माध्यम से, वो भी पैदल डाक व्यवस्था के माध्यम से जो है मात्र 5 दिन के अंदर पहुंचा जा सकता था। और इसने जो खुद कहा कि मुझे यात्रा करने में कितना समय लगा, 50 दिन का समय लगा, है ना। तो इस 19वें का सही राइट आंसर क्या है? 50 दिन में जो है सिंध से दिल्ली तक की यात्रा जो है 50 दिन में पूरी हो जाती थी। अगला प्रश्न, मोरक्को के स्थानीय राजा ने इब्न बतूता के यात्रा अनुभवों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया? जब मोरक्को से, यानी कि इब्न बतूता मोरक्को से आया था भारत, जब ये भारत अपने यहाँ से जो है वापस मोरक्को गया, तब मोरक्को के राजा ने इब्न बतूता को कहा कि तुमने भारत में क्या क्या देखा, वहाँ की राज कार्य कैसे थे, है ना, भारत का समाज किस प्रकार का था। तो इसने कहा कि तुमने वहाँ पर जो जो भी देखा उसको जो है डायरी में लिख दे, है ना, ताकि जो है हम भी उसी तरह यहाँ पर शासन संचालन करें, समाज को सुधारें, है ना। तो या इनके जो अनुभवों को लिखने का कार्य किसने किया था, किसको नियुक्त किया था वहाँ के स्थानीय राजा ने? तो उसका नाम है इब्न जुजई। क्या नाम है? इब्न जुजई। बिल्कुल इब्न जुजई। इब्न जुजई। क्या नाम है? इब्न जुजई। जो है इब्न जुजई को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मोरक्को के स्थानीय राजा ने इब्न बतूता के यात्रा अनुभवों को लिखने के लिए जो है इब्न जुजई को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, यानी हमारा जो काल है 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक के काल में जो हमारे भारत में यात्री आए, उन यात्रियों में मध्यकालीन जो यात्री आए हैं, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है? तो वो कौन सा है? आपके मार्को पोलो। किसे कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो को। सीधा पूछ ले कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, भारत में जितने भी यात्री आए उन यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वो है आपका, इसका तो आंसर ध्यान रखना, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कौन है? मार्को पोलो। और सीधा पूछ ले यात्रियों का राजकुमार, सीधा पूछ ले यात्रियों का राजकुमार, तो वो कौन था? ह्वेनसांग। कौन था? ह्वेनसांग। और जिसका आपकी किताबों में नाम क्या मिलता है? स्वेंतसांग, ह्वेनसांग। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना किस देश के सामाजिक वर्गों से की थी? यानी भारत की जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी तुलना जो है इसने किस देश के सामाजिक वर्गों के साथ की थी? फारस देश के सामाजिक वर्गों के साथ की थी। अल ब्रूनी जो आपके हमने शुरुआत में चर्चा की थी, ये कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अगला प्रश्न, दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था, उसे क्या कहा जाता था? दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था, उसे क्या कहा जाता था? बिल्कुल उसे कहा जाता था ताराबाद। क्या कहा जाता था? ताराबाद। अगला प्रश्न, पश्चिमी भारत में व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? पश्चिमी भारत में व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो पश्चिमी भारत में व्यापारियों के समूह को कहा जाता था महाजन। क्या कहा जाता था? महाजन। और इब्न बतूता के अनुसार अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो हमने दोनों शुरुआत में चर्चा कर ली थी। अश्व डाक व्यवस्था को कहा जाता था उलुक। अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? उलुक। और पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? दावा। बिल्कुल, दोनों प्रश्न साथ में ही। 25वें का सही आंसर क्या है? उलुक। 25वें यानी अश्व डाक व्यवस्था, यानी कि जो घोड़ों के द्वारा डाक व्यवस्था पहुंचाई जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह डाक या कोई भी सूचना हो, है ना, तो वो उसे उलुक कहा गया। और पैदल डाक व्यवस्था को जो है दावा कहा गया। अगला प्रश्न, दिल्ली शहर में कितने द्वार बने हुए हैं जिन्हें दरवाजा कहा जाता था? ये तो टेक्निकल वर्ड है, द्वार दरवाजा समझ आएंगे। दिल्ली शहर में जो है कितने दरवाजे बने थे? 28 द्वार। कितने? 28 द्वार बने हुए थे दिल्ली शहर में। इब्न बतूता ने बताया कि डॉट 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 खाली जगह का प्रश्न है भी दिल्ली से कम नहीं था और वो आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। यानी इब्न बतूता ने जो है किस शहर के बारे में कहा कि वो दिल्ली से कम नहीं था और आकार में जो है लगभग दिल्ली के बराबरी था, है ना, दिल्ली को जो है चुनौती देता था? तो वो कौन सा है? दौलताबाद। बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप, दौलताबाद इसका राइट आंसर है। यानी दौलताबाद की तुलना की थी इसने किससे? बिल्कुल, दौलताबाद की तुलना इसने की थी किससे? दिल्ली से, है ना। जो है दौलताबाद है दिल्ली के लगभग बराबरी था। सेकंड लास्ट प्रश्न,
बर्नियर ने अपनी पुस्तक को फ्रांस के किस शासक को समर्पित किया था? बर्नियर ने जो है बर्नियर आपको पता होगा कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। तो बर्नियर ने जो ये पुस्तक है वो फ्रांस के किस शासक को समर्पित की थी? बिल्कुल सही पहचान रहे हो, लुई 14वां। कौन था? लुई 14th। बिल्कुल लुई 14th है ना। लुई 16वें के समय तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। तो बर्नियर ने जो है ये उससे पहले ही आया था 1656 में। तो उस समय फ्रांस का शासक था लुई 14th और इसने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा था उसको किसे समर्पित किया था? आपके फ्रांस के शासक लुई 14th को। इब्न बतूता के अनुसार भारत में कौन सा कपड़ा सबसे महंगा था जिसे केवल धनी व्यक्ति ही पहन सकते थे? कौन सा था भाई जिसे केवल धनी व्यक्ति ही पहन सकते थे? वो कौन सा था कपड़ा? केवल धनी व्यक्ति ही पहन सकते थे। वो कपड़ा था आपका महीन मलमल कपड़ा। कौन सा था? महीन मलमल। महीन मलमल का जो कपड़ा था वो केवल धनी व्यक्ति ही पहन सकते थे। यानी इसने कहा था कि भारत से जो है बहुत सारे कपड़े बहुत सारे जो है माल का यहाँ से निर्यात होता था, जिसमें से महीन मलमल का जो कपड़ा है, महीन मलमल की जो ज़्यादातर किस्में हैं वो बहुत महंगी होती थी, जिसे केवल अमीर और धनी व्यक्ति ही पहन सकते थे। तो महीन मलमल का जो कपड़ा है वो कौन पहन सकते थे? केवल धनी व्यक्ति ही पहन सकते थे। दोस्तों इस प्रकार इस पार्ट के हमने 30 छोटे एमसीक्यू के रूप में प्रश्न तैयार कर लिए हैं। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।